अरे हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के एक के बाद एक जो नई अपडेट्स हैं वो सामने आती रही हैं। और हमने आपको पूर्व में भी कहा था कि 2024 से लेकर के 2035 तक का जो समय रहेगा ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी समय रहेगा, जब भारत में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हमको विकसित होती दिखाई भी पड़ेंगी। और अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं सामने जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो एमका इंजन है इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है। और उन्होंने एक एग्रेसिव टाइमलाइन को सेट किया है जिसके अंतर्गत जो एमका इंजन है इसका निर्माण किया जाएगा। अब कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस प्रोग्राम को अकेले आगे बढ़ाएगी, तो कुछ में जॉइंट वेंचर की बात की जा रही है। अभी तक मोटे मोटे तौर पर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में निकल के सामने आई है इस प्रोग्राम को लेकर के, उसमें कहा जा रहा है कि ये एक गेम चेंजर इंजन होगा जो कि तकरीबन 75 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और अगर हम बात करें इसके वेट की, तो इसमें एडवांस मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से इसका जो वेट है ये भी काफ़ी कम होगा। और ये 25 टन वजनी एमका फाइटर को पावर करने के लिए एक आदर्श इंजन के तौर पर देखा जाएगा। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं इसमें जो हाई थ्रस्ट इंजन है ये भी काफ़ी ज़रूरी है, जो कि सुपर क्रूज को काफ़ी इफेक्टिवली परफॉर्म करने में सक्षम होता है। और इसके अलावा जो फ्यूल एफिशिएंसी है इसको भी ध्यान में रखा गया है। और अगर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी हुई तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो कॉम्बैट रेंज है ये अधिक होगी और जो हाई स्पीड मिशंस हैं उनको ये एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन में एक और चीज़ को ध्यान में रखा गया है, वो है एनवायरमेंटल चैलेंजेस। आप सबको हमने अपने GTRE के उस वीडियो के बारे में बताया था जब वहाँ पर कावेरी 2.0 की बात हुई थी। हमने कहा था कि कावेरी 2.0 में एक विशेष फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें इंडियन कंडीशंस होंगी, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक F404 की बात करें तो हम सब जानते हैं कि उसमें 10% का जो पावर ड्रॉप है ये हॉट और ह्यूमिड कंडीशन की वजह से देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को एमका के इस इंजन प्रोग्राम में भी ध्यान में रखा गया है। और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जिस इंजन को विकसित कर रही है वो इस प्रकार का होगा कि भारत की जो हॉट और ड्राई कंडीशंस हैं इसमें जो पावर ड्रॉप है ये देखने को ना मिले। और इसका श्रेय जाएगा इसके हाई ड्राई थ्रस्ट को, जो कि इंजन को इस पूरे इशू को काउंटरएक्ट करने में काफ़ी मदद करेगा और एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को इंश्योर भी करेगा। हालांकि अब बात रही इस इंजन के आउटपुट की, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जब 75 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इस इंजन को आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ कंबाइन किया जाएगा तो ये लगभग ठीक उतना ही थ्रस्ट जनरेट करेगा जो कि सुखोई 30 MKI के IL-31 इंजन या AL-31F इंजन जनरेट करते हैं। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा और इसका इस्तेमाल न सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बल्कि भारत का जो अपकमिंग 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसमें भी किया जा सकेगा। और इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन फिलॉसफी हमें देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि बीतते समय के साथ जो अपग्रेड की संभावनाएं हैं उसको भी यहाँ पर जीवंत रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसे बीच बीच समय में मेजर ओवरहॉल से गुजरना पड़ेगा। इसमें चरणबद्ध जो अपग्रेड की प्रक्रिया है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रोग्राम को लेकर के अधिक जानकारियां तो पब्लिक डोमेन में नहीं है क्योंकि इन्हें क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वो बात जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकती है अकेले, ये थोड़ा यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्योंकि कावेरी इंजन के केस में हमने देखा है कि इंजन प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू हुआ था और अभी तक भी ये फाइनल सर्टिफिकेशन को प्राप्त नहीं कर सका है। और इस समय क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास एक्सपेरिमेंट का अच्छा टाइम नहीं है और उन्हें तत्काल तौर पर एमका जैसे फाइटर्स की ज़रूरत है, तो बेहतर यही होगा कि एक जो जॉइंट कोलैबोरेशन है ये किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ किया जाए या इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ किया जाए, ताकि उनकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को हम एक्सीलरेट कर सकें। क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और 2035 तक एमका मार्क 2 के लिए एक जो उन्नत इंजन है ये विकसित भी कर लिया जाएगा। अब प्रबल दावेदारों की बात करें तो हम सब जानते हैं पिछले कई वर्षों से जो बातचीत है ये चल रही है और एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर हम माने तो इस समय सैफरान के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं
क्योंकि ऑलरेडी सैफरान के साथ कुछ मेजर जो कह सकते हैं डेवलपमेंट है देखने को मिले हैं। कुछ हमने एमओयू साइन करी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, भले वो हेलीकॉप्टर इंजन के हो या दूसरे इंजन के। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस समय जो फ्रांस का सैफरान है ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है भारत के सामने। हालांकि रोल्स रॉयस ने भी काफ़ी यहाँ पर अच्छे जो यहाँ पर बयान है वो दिए हैं। काफ़ी एग्रेसिव टाइमलाइन उनके द्वारा क्लेम की गई है कि अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है तो उनका कहना है कि 10 वर्षों के अंतर्गत जो इंजन है ये तैयार करके वो लोग दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो इंजन होगा वो फ्रॉम स्क्रैप भारत में ही बनाया जाएगा, यानी शुरुआती जो डेवलपमेंट है वो भारत में ही होगी। और उनका कहना है कि ये इंजन भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे। ये कोई मौजूदा EJ-200 जैसे इंजन्स के जैसे नहीं होंगे, बल्कि एक नया कोर के साथ ये इंजन हमें देखने को मिलेगा जो कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करने में सक्षम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 10 वर्षों के अंतर्गत जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के जो भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा संदेहप्रद हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 10 वर्षों के अंतर्गत इतना एडवांस इंजन विकसित करना रोल्स रॉयस के द्वारा भारत में ये थोड़ा कहीं ना कहीं विरोधाभास को उत्पन्न जरूर करता है। लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि उनके पास भी बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो निसंदेह वो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। रोल्स रॉयस के ऑफर में एक और खास चीज़ सामने रखी गई है, वो है फ्लाइंग टेस्ट बेड की। दरअसल बोइंग 747 का इस्तेमाल यहाँ पर फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर किया जाएगा और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तभी रोल्स रॉयस ये इंजन भारत के हवाले करेगा। यानी उन्होंने डेवलपमेंट से लेकर के टेस्टिंग तक की जो पूरी जिम्मेदारी है अपने कंधों पर उठाने के लिए कहा है। जबकि सैफरान की बात करें तो सैफरान भी सेम चीज़ ऑफर कर रहा है। सैफरान का कहना है कि एक नए अपग्रेड कोर के साथ जो कि M88-4 पर आधारित हो सकती है या उससे भी ज़्यादा एडवांस हो सकती है, उसका इस्तेमाल भारत के AMCA इंजन को विकसित करने के लिए किया जाएगा। और वो अपने एक राफेल फाइटर का इस्तेमाल एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत के पास इस समय कोई भी फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है जिससे कि इंजन टेस्टिंग को किया जा सके। और ये चीज़ कहीं ना कहीं भारत के इंजन प्रोग्राम को बहुत पीछे लेके जा रही है। हालांकि जो प्रोग्राम से इनको इनिशिएट किया तो जरूर गया है एक एडवांस फ्लाइंग टेस्ट बेड को एक्वायर करने का, लेकिन ये फलीभूत कब तक होता है, इसे रक्षा मंत्रालय का अप्रूवल कब तक मिलता है या ये हमें प्रैक्टिकली कब तक देखने को मिलते हैं, इस पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आशा करेंगे कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है ये उसमें सफल हो और आने वाले समय में हमें जो एडवांस इंजन है वो हमें AMCA के लिए देखने को मिल जाए। बात करें AMCA के प्रोग्राम की तो AMCA Mark 1 इस समय अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी पहली उड़ान 2027 तक संभावित की गई है। 27 से 28 के बीच में इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो हमें देखने को मिल सकती है। वहीं 2030 से 32 के बीच में इसके प्रोडक्शन को संभावित रखा गया है। और AMCA Mark 2 की टाइमलाइन इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे पास जो इंडिजिनस इंजन है वो बन के तैयार है या नहीं, वरना हमें शायद ये एयरक्राफ्ट भी F414 से ही पावर्ड दिखाई पड़े, जो कि थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।